हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम अपने पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है, जिसमें संपूर्ण तल के प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण व उसमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हमने एक रेखा चित्र के द्वारा समझा भी था कि प्राकृतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण के मध्य मानव के द्वारा जो भी समायोजन, जो भी अंतर प्रक्रिया, जो भी कालिक अनुक्रमण, प्राकृतिक संगठन आदि का निर्माण होता है, वह सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले हमने रेडजल के अनुसार बात की, जिन्होंने 3 भागों में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को बांटा: जनसंख्या का वितरण, उस पर भौतिक प्रभाव और उन मानव और भौतिक वातावरण के मध्य समायोजन, जो उन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोज्योग्राफी मानव भूगोल में वर्णित किया था। उसके बाद मिस्टर विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, परिवहन और भ्रमण, मानव प्रजातियां और नगर। अब इसके आगे हम बात करेंगे मिस्टर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पर। जीन ब्रुन्स संभववाद के कट्टर समर्थक थे और मिस्टर ब्लाश के शिष्य थे, जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए 2 आधारों पर बल दिया। पहला, सभ्यता का विकास, इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, और दूसरा, यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण के आधार पर। यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण से आशय सांस्कृतिक तथ्यों से है, कल्चरल फैक्ट से है। इनके अनुसार अगर हम पहले आधार पर बात करें तो सभ्यता के विभिन्न तत्वों को ब्रुन्स ने 4 उपविभागों में बांटा। पहला, जीवन की चरम आवश्यकताएं या प्रमुख आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, वायु और जल हैं। उसके अनुसार मानव अपनी चरम आवश्यकताओं के लिए जिन तथ्यों पर निर्भर रहता है या जिन तथ्यों के आधार पर अपनी सभ्यता या अपने जीवन का विकास या सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास करता है, उन्हीं सब तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा, भूमि शोषण संबंधी आवश्यकताएं, अर्थात मानव अपनी चरम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था में और वर्तमान में भी भूमि पर निर्भर है, जिसके शोषण के द्वारा वह अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है। तो वो है पशुपालन, कृषि, खाने और उद्योग। ये पूर्णतः भूमि पर निर्भर होती हैं। तो इन सब का अध्ययन भी आर्थिक भूगोल का क्षेत्र कहा उसने। फिर तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं। उसके अनुसार अपनी चरम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वो भूमि शोषण संबंधी क्रियाएं करता है, तो उन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी होती हैं, और जिसमें उत्पादन, विनिमय, उपभोग और वितरण जैसी
क्रियाएं आती हैं जो कि आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख आधार है या आर्थिक क्रियाओं का उपविभाग होता है, वो भी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। सभ्यता के विकास के आधार पर चौथा वर्गीकरण जो है वो है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक आवश्यकताएं। राजनीति या प्रशासनिक या ऐतिहासिक घटनाओं के जो तथ्य हैं, जैसे राजनीति, युद्ध और सरकार आदि का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव का सभ्यता विकास होता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, चरम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है और धीरे धीरे उस संगठन में राजनीतिक गतिविधियों का विकास होता है और उन राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप युद्ध और सरकार आदि तथ्यों का उसमें समावेशन होने लगता है, जिसका अध्ययन भी उसने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे आधार यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण, जिसको उसने कल्चरल फैक्ट्स के आधार पर भी कहा, फ्रांसीसी विद्वान ब्रून्स ने इसे पुनः 3 उपविभागों में बांटा। पहला, भूमि के अनुत्पादन व्यवसाय, अर्थात पहले आधार पर सभ्यता के विकास के आधार पर उसने भूमि का शोषण किया, मतलब उसकी उत्पादकता के आधार पर कार्य करने वाली गतिविधियों को उसमें इन्वॉल्व किया। परंतु जब उसने अपना दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण किया तो उसके अंतर्गत उसने कहा कि भूमि का उत्पादकता के अनुसार तो शोषण होता ही है, जो कि उसकी आर्थिक गतिविधियों का आधार है, परंतु अनुत्पादक प्रयोग भी उसके द्वारा किया जाता है, जो कि गृह निर्माण, राजमार्ग निर्माण, भवन निर्माण आदि के लिए होता है। इसके अंतर्गत उसने अपना दूसरा तथ्य सम्मिलित किया, पौधे एवं पशु जगत पर विजय प्रक्रिया। इसमें मुख्य तथ्य के अंतर्गत ब्रून्स ने कृषि और पशुपालन का 2 उपविभाग माना और कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरित कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का भी अध्ययन माना। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घासयुक्त मैदानों में फार्मों में कृषि यंत्रों द्वारा कृषि और मानसूनी जलवायु प्रदेशों में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि तक को भी सम्मिलित किया। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को भी पालते हैं, जैसे रेगिस्तानी भागों में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रैंडियर कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस और घासयुक्त क्षेत्रों में भेड़, बकरी एवं गाय आदि को पालते हैं, जो भी इसका अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया। इसके अंतर्गत उसने तीसरा अपना उपवर्गीकरण दिया, विध्वंसात्मक आर्थिक क्रियाएं, अर्थात आर्थिक लूट। ये मुख्यतः भूमि का विनाशकारी उपयोग होता है। इस वर्ग के अंतर्गत उसने खनिजों का शोषण और पौधों और पशुओं का विनाश सम्मिलित किया। मनुष्य ने अपनी क्रियाओं के संचालन के भूमि के अंधाधुंध तरीके से दोहन करना, शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे उस आर्थिक प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था, आर्थिक लूट आदि संज्ञाएं दी जाती हैं और इसके अंतर्गत मेनली खनन को जिम्मेदार माना गया, क्योंकि खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों के द्वारा दोहन किया जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में कच्चे माल के रूप में खनिजों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है और जिसकी पूर्ति गहरी खदानों से की जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी भूमि अनुपयोगी हो रही है। अतः जीन ब्रून्स मानव भूगोल के तथ्यों में मानव के सांस्कृतिक तथ्यों को सम्मिलित करता है और इन्हें प्रमुखता भी प्रदान करता है, इसीलिए उसे वह यथार्थ व धनात्मक वर्गीकरण भी कहता है।
इस प्रकार जेम्स ब्रून्स ने मानव के द्वारा अपने प्रारंभिक काल से सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की विभिन्न अवस्थाओं के और आवश्यकताओं को मानव भूगोल का विषय क्षेत्र तथा बाद में उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान अंधाधुन प्राकृतिक दोहन और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी गतिविधियों और सभी प्रकार के तथ्यों को आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट भूगोलवेत्ता डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल का वर्गीकरण। डिमांजिया भी ब्रून्स के समान ही विख्यात फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल को इतिहास और समाज विज्ञान से अधिक संबद्ध और प्राकृतिक विज्ञानों से कम संबद्ध माना है। उनके अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय जीवन कैसा है, किस प्रकार संचालित होता है और उसकी विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। दूसरा, उद्योग अर्थात उस प्राकृतिक प्रदेश में मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, उनका अध्ययन करना। तीसरा, मानवीय निवास और प्रवास, मानव कहाँ निवास करता है और किन कारणों से और क्यों उनके अंदर प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, किस प्रारूप में पाई जाती है और उसका कारण और परिणाम क्या होता है, उसका अध्ययन करना। और लास्ट, मानवीय बस्तियाँ, मानवीय बस्तियों का विकास कैसे हुआ, वर्तमान स्वरूप क्या है, उसके बसाव की स्थिति क्या है, वहाँ का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप कैसा है का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताया गया। इस प्रकार डिमांजिया ने भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। अब हम बात करेंगे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हंटिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया और ये अंतिम नियतिवादी विद्वान कहलाए। इन्होंने मानव सभ्यता पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का माना और उसी के आधार पर उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को वर्गीकृत भी किया। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को समझने के लिए प्रमुखतः 2 वातावरण बताए। पहला प्राकृतिक वातावरण और दूसरा मानवीय या सांस्कृतिक वातावरण। इन्होंने सांस्कृतिक वातावरण में होने वाली मानव की सभी प्रतिक्रियाओं को मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताया। इनके अनुसार मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा जो भी अंतर्क्रियाएं या अंतर संबंध हैं वह सभी तथ्य मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है। इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति उस प्रदेश की कैसी है, कहाँ है का अध्ययन
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब पृथ्वी सतह पर जो अवस्थिति है वो 3 प्रकार की होती है। ज्यामितीय, जिसे हम ग्लोबीय अवस्थिति कहते हैं, उस किसी प्रदेश की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। दूसरी प्राकृतिक अवस्थिति कैसी है उसकी, इन द सेंस महाद्वीपीय है, महासागरीय है। अब महाद्वीपीय है तो उसमें अंतरपर्वतीय है, मध्य देशीय है, गिरिपदी है, नदियों के बीच है आदि अवस्थिति का अध्ययन। और अगर वो सामुद्रिक है तो तटीय है, द्वीपीय है, जलडमरू मध्य है आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा इन्होंने कहा भौगोलिक अवस्थिति, जिसके अंतर्गत प्रादेशीय ग्लोब पर अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब प्रादेशीय में केंद्रीय है, निकटवर्ती है, परिमीय है, सामरिक है, तथा ग्लोबीय में ध्रुवीय है, सीमावर्ती है, दूरवर्ती है आदि अवस्थिति का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब उसके अनुसार मानव के सामने कुछ भौतिक दशाएं बनती हैं जो कि पृथ्वी के ग्लोब पर स्थिति के कारण होती हैं, भूमि की बनावट कैसी है उसके कारण होती हैं, वहाँ उपलब्ध जल राशि की उपलब्धता के आधार पर होती है, मिट्टी एवं खनिज पदार्थ और जलवायु। इसने भौतिक दशाओं के जो मानव की प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं वो 5 तत्व बताए। पृथ्वी के ग्लोब पर स्थिति, भूमि की बनावट, जल राशि और मिट्टी एवं खनिज पदार्थ और जलवायु, जिसमें प्रमुखता उसने जलवायु को दी। इसके द्वारा इन भौतिक दशाओं के आधार पर जीवन का स्वरूप क्या रहा, इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप 3 है, वनस्पति, मानव और जीव जंतु, जो कि आपस में अंतर संबंधित हैं। अब मानव की भौतिक आवश्यकताएं, व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं, 4 प्रमुख तथ्य उसने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताया। क्योंकि मानव सभ्यता और अपने विकास के साथ साथ इन आवश्यकताओं या इन उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, तो यह मुख्यतः मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होगा। इसमें उसने भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, जल, वस्त्र, आश्रय, उपकरण, यातायात के साधन और आखेट को सम्मिलित किया। मुख्य व्यवसाय में मछली पालन, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, निर्माण उद्योग, व्यापार आदि सम्मिलित किए। कार्यकुशलता के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार आदि, और उच्च आवश्यकता में शिक्षा, विज्ञान, धर्म और कला साहित्य को स्थान दिया। इन सभी आवश्यकताओं और मानवीय उत्तरदायित्व के आधार पर ही या उसी पर सभ्यता का विकास हुआ और मानव ने अपना स्वयं का विकास भी किया। इस प्रकार हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी तथ्यों को समाविष्ट किया जो कि उसके विकास के अहम चरण और भावी विकास की संभावनाओं को प्रकट करते हैं। इसके अलावा भी कई विद्वानों ने अपने विचार दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण फ्रेंच और ट्रिवार्था का विचार और वाइट और रैनर का विचार और अन्य विद्वानों के विचारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।